and myself Shubham Kumar Upadhyay. I'm a JEE Main qualified candidate and I'm pursuing BTech from IIT Lucknow. I'm a chemistry mentor at STVG, and this is third lecture. This is not second. This is third lecture of atomic structure. और काफी कुछ हमने कवर कर लिया. प्रीवियस जिनका भी छूटा है, देखो 2 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जाके देख लो. उसके बाद थर्ड लेक्चर को देखो, मतलब आज की क्लास को जो आगे आगे परस्यू करो. ठीक है. और मेन कंटेंट पे जाने से पहले कुछ चीजें मैं अपने कोर्सेज का ओवर भी देना चाहता हूँ. जैसे कि पहला हमारा है जो गाइडेंस प्रोग्राम है एमयू 2023 के लिए, जिसके अंदर 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहे होंगे और 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के कलेक्शंस भी हैं. ठीक है. तो प्रैक्टिस करने के लिए तो काफी चीजें हैं, आप इस चीज को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं. ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और उसी के साथ साथ आप फ्री एंट्रेंस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है. इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप एमयू एंट्रेंस 2023 की प्रिपरेशन करें. आगे बढ़े तो एमयू बीएससी के एंट्रेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर 5 फुल सिलेबस का टेस्ट होगा और जिसके अंदर 500 प्रीमियम क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड होंगे. जिसके अंदर जो सब्जेक्ट कवर अप होंगे वो होगा मैथ्स और बायोलॉजी, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश. ओके. तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी काफी बेनिफिशियल है. और साथ ही साथ एमयू बीटेक का गाइडेंस प्रोग्राम, जिसकी प्राइस है सिर्फ 1000. ठीक है. दिस इज नॉट अ बिग प्राइस. तो इसके अंदर अगर हम की फीचर्स की बात करें तो चैप्टर वाइज पीवाई की पीडीएफ मिल रहे होंगे. उसी के साथ साथ उन सभी पीवाई की पीडीएफ के वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी डाल रखे हैं. ठीक है. और उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल जो एमयू ट्रिपल के अंदर काम आएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वन शॉट वीडियोस. तो ये आपको इस 1000 के अंदर मिल रहा होगा. ये काफी सारी चीजें हैं. ठीक है. प्राइस भी कम है. और अगर आपको एनरोल करना है तो प्ले स्टोर से ऑलरेडी ऐप पे आप जाके, और इजी टू डाउनलोड प्रोसेस है. ठीक है. डाउनलोड करिए ऐप को और वहां से एनरोल कर सकते हैं. और फिर आगे बढ़े तो अल्फा 2.0 बैच भी है हमारा, जो 60 डेज का क्रैश कोर्स एमयू बीटेक के लिए है. और इसका जो प्राइस वेरिएंट है वो है 4999. आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए. ठीक है. ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. और स्पेशल फिजिक्स की बैचेस भी है, जो सिर्फ 2000 के अंदर है. और इस पे संदीप सर आपकी क्लास ले रहे होंगे. 2.5 घंटे की डेली लाइव क्लास होगी, स्पेशली फिजिक्स के लिए. फिजिक्स से बड़ा प्रॉब्लम होता है. ठीक है. आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो. और ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके एग्जामिनेशन. फिर मेन कंटेंट पे हम आगे बढ़ते हैं. और आज का हमारा जो लेक्चर है, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या किया था. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, हमने एटॉमिक मॉडल की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को खत्म कर लिया था, जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. उसी के साथ साथ हमने उसके कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन किए थे, और साथ ही में न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें की थी. और फिर ड्रॉबैक पड़ा था कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया. ठीक. और उसके बाद हमारा शुरू हो गया था नेक्स्ट सेक्शन, जो हमने कल स्टार्ट कर लिया था. और वो कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला सेक्शन. ठीक. इसके अंदर 3 कॉम्पोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, फिर डर्शन प्रोपोगेशन. इससे मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो फॉर्म होता है. ठीक. ये हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया. ठीक है. साथ में उसका जिफ. और हम अब वेव पढ़ रहे थे, तो वेव से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहला था हमारा वेवलेंथ, जो हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया. थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं वेवलेंथ के बारे में. तो यहाँ क्या लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और एनी 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं. और क्रेस्ट और टफ क्या होता है भाई? क्रेस्ट का मतलब कि जो पॉजिटिव साइड में जो टॉप वाला पॉइंट है वेव का, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं. और निगेटिव साइड में जो टॉप वाला पॉइंट है, उसको हम ट्रफ बोलते हैं. इसका मतलब कि जो कोई भी 2 क्रस्ट या कोई भी 2 ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होगी ना, जितनी लेंथ होगी ना, उसको हम वेव लेंथ बोलेंगे. देखो नाम से पता चल रहा है ना, वेव की लेंथ मतलब वेव की डिस्टेंस, 2 वेव के बीच का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं. इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से. ठीक है. ऐसा यूनिट मीटर और भी सारे छोटे स्मॉल यूनिट था. तो ये हमने कल के लेक्चर में खत्म कर लिया. ठीक. अब आज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरी प्रॉपर्टीज वेव की. ठीक है. पहले तो वेवलेंथ हो गया. दूसरा जो होता है वेव के अंदर, दूसरी प्रॉपर्टीज, वो होती है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो थोड़ा सा ज्ञान ले ले हम फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. किसी को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर मैं वेव से जुड़ी हुई बातें करूं तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, बताओ. किसी एक पॉइंट से कितना नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में से पास करते हैं, उसी को बोलते हैं. वेरी गुड. कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल सा टर्म है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड. जैसे
कि मान लो अगर मैं ये जो वेव का डायग्राम बगल में दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाले पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को फिक्स करके ना मैं लगातार इस पॉइंट पे नजर रखे हुआ हूँ कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पता कर लूंगा कि इस पॉइंट पे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना कि नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में उस पॉइंट पे से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने ये वाले पॉइंट को फिक्स कर लिया और मैं उस पॉइंट को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, बाहर से बैठे बैठे इस पॉइंट पे देख रहा हूँ कि कितनी नंबर ऑफ वेव यहाँ से निकल रही है, 1 2 3, 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव जा रही है। अगर मैं बोलूं, अगर इस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 50 नंबर ऑफ वेव जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। उस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 50 वेव निकल गई, इतनी तेज फ्रीक्वेंसी है वेव की, मैं ये बोलूंगा। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, ये तो क्लियर है। फ्रीक्वेंसी को यस डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो लिख लो इट इज डिनोटेड बाय, ये म्यू जो लेटर होता है वो हल्का सा भी की तरह होता है, ये वी नहीं है एक्चुअली, म्यू है, ठीक है। या फिर आप एफ भी लिख सकते हैं, चलेगा, स्मॉल एफ लिख लीजिए तो भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। अब देखो, अब एक टर्म होता है ना कि वैक्यूम के अंदर जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, EMW, वो ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि वैक्यूम के अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो वैक्यूम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। ठीक है, वेव की स्पीड किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको म्यू लिख लो या फिर एफ लिख लो, तो उसका एक रिलेशन हमको दिया जाता है, और वो रिलेशन होता है सी अपॉन लेमडा। वो रिलेशन क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। क्यों? क्योंकि यार अगर हमको फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, तो जाहिर सी बात है हम किसी ना किसी वेव पे डिफाइन करेंगे, और यहाँ वेव है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव, या फिर स्पीड ऑफ द वेव लिख लो, दोनों चलेगा, स्पीड ऑफ द वेव अपॉन लेमडा। और अभी मैंने तुमको बताया कि वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, वेव की कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जिसको मैंने स्मॉल से डिनोट किया। तो क्या फ्रीक्वेंसी को मैं सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूँ? बिल्कुल, यस सर। ठीक है, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लेमडा भी लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या हो सकती है, देखो, पर सेकेंड का मतलब कि 1/t, सेकंड इनवर्स। पर सेकेंड का मतलब वन उस या अपॉन टी। हर तो यहां से ये भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का एक और याद रख लो, फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला 1/t, जिस जहां टी जो होता है वो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टी क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यूनिट यहां से तुमको क्या मिल गई, एक मिनट, मैं यूनिट वाले सेक्शन को वापस लिखूंगा, पर यहाँ समझ लो, यहाँ जो टी है वो टी क्या है, टी स्टैंड फॉर टाइम टाइम पीरियड, पीरियड। टाइम पीरियड। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो क्योंकि देखो टाइम नीचे है, तो ऊपर जाएगा, तो क्या इसको सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, यस सर। या फिर इसी को हर्ट्ज भी बोला जाता है, इसको HZ लिखते हैं। क्लियर? तो या तो सेकेंड इनवर्स बोलिए या हर्ट्ज बोलिए, फ्रीक्वेंसी की दोनों यूनिट होती है। क्लियर? यस सर। ये क्लियर है सबको? चलो, अब कुछ और स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर लें। फ्रीक्वेंसी के अंदर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट, तो इसको एक रिलेशन है, याद कर लो, 1 किलो हर्ट्ज के अंदर 10⁻³ हर्ट्ज होता है। क्योंकि किलो है तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, 10⁻³ से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 किलो हर्ट्ज के अंदर 10⁻³ होता है। 1 मेगा हर्ट्ज के अंदर 10⁻6 हर्ट्ज होता है।
और 1 मिली हर्ट्ज के अंदर, जिसको एम एल मत लिखो, एम ही लिखो, समझ आ जाएगा। स्मॉल एम मतलब कि मिली डिनोट किया जाता है, जैसे हम मिली एम्पियर लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर लिखते हैं, वैसे ही सिमिलरली 1 मिली हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक, ये कुछ रिलेशंस हैं यूनिट्स के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा दूसरा वेव से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी, जो कौन सा था, फ्रीक्वेंसी था। क्लियर टू यू? ये क्लियर हो गया? चलो, Yes, sir. नेक्स्ट चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पुटअप हो जाते हैं बहुत बार। इवन समझ लो ना कि नीट वेट में भी डायरेक्टली से सवाल पूछे गए हैं कैलकुलेट द वेव नंबर, और बच्चों को पता नहीं होता है। तो अगली प्रॉपर्टी आती है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? ये वेव नंबर देखो, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइन किया पीछे, कि कोई एक फिक्स पॉइंट ले लो और उस फिक्स पॉइंट को ऑब्जर्व करो कि उस फिक्स पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड के अंदर पास हो रही है, तो मैं फ्रीक्वेंसी का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो वेव नंबर की मतलब वेव का नंबर, तो फ्रीक्वेंसी भी तो एक नंबर ही है कि नंबर ऑफ वेव्स कितना पास हो रही है, और वेव नंबर, फिर लग रहा है दोनों सर दोनों सेम साउंड कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी भी वेव नंबर भी, तो फिर दो अलग अलग टर्म कैसे हो गए? देखो वेव नंबर कैसे डिफाइन होता है। फ्रीक्वेंसी तो हम कोई भी एक फिक्स पॉइंट चुन लेते हैं और उस फिक्स पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास होती है पर सेकंड के अंदर, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन वेव नंबर जो होता है ना, वेव नंबर डिफाइन होता है यूनिट लेंथ के लिए। यूनिट लेंथ का मतलब कि अगर मैं मान लो कि मैं मान के चलता हूं कि यहां से लेकर के और यहां तक वाली डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर की डिस्टेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है उसको हम वेव नंबर बोलेंगे। कंफ्यूज मत होना, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि किसी फिक्स पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वेव नंबर की, तो वेव नंबर का मतलब कि अगर हम 1 मीटर की लेंथ में यूनिट लेंथ के अंदर देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है, तो द नंबर ऑफ वेव पासिंग इन अ यूनिट लेंथ इज टर्म्ड एज वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दोनों अलग अलग टर्म है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यहाँ रेफरेंस क्या हो गया? यहाँ रेफरेंस हो गया 1 मीटर का लेंथ, और वहां रेफरेंस क्या था? एक पॉइंट। Point. क्लियर? बस इससे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिख लो, वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन अ यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर की लेंथ। ठीक, टर्म्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को डिनोट करते हैं वी, और वी के ऊपर एक बार लगा दो, ये वेव नंबर हो गया। वी के ऊपर एक बार लगा दो, वो वेव नंबर होता है। और क्योंकि एक यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ वेव पास हो रही है, तो जो वेव नंबर होता है ना, उसको दिया जाता है 1/λ से। वेव नंबर जो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है? 1/λ। और पीछे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना था वो क्या बनता है? c/λ। कंफ्यूज मत होना, फ्रीक्वेंसी का होता है c/λ और वेव नंबर होता है 1/λ। मतलब कि वेवलेंथ को आप इनवर्स कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? वेव नंबर मिल जाएगा किसी भी वेव का। क्लियर? मतलब कि वेव नंबर को एक और तरीके से याद रखा जा सकता है। कैसे सर? वेव नंबर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ऐसे भी याद रख सकते हो सर। वेवलेंथ Yes. उल्टा कर दीजिए, वो वेव नंबर हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये भी याद रखा जा सकता है। क्लियर? Yes, sir. अब इसकी यूनिट बात की जाए तो यूनिट क्या हो सकती है? मीटर Meter इनवर्स। inverse. Yes, sir. नीचे क्या है? लैम्डा मीटर है। इनवर्स, सेंटीमीटर यूनिट क्या हो सकती है? इनवर्स। मीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये कुछ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज थी वेव से, जिसमें क्या था तुम्हारा? वेवलेंथ था, फ्रीक्वेंसी था, वेव नंबर था। ये काफी इंपॉर्टेंट थे। क्लियर? अब ये Yes, वेव sir. की यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से शुरू होता है, और वो शुरू होता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ वेव कैसे बिहेव करता है। अभी तक तो हमारा वेव नेचर था, मैंने तुमको बताया था कि वेव नेचर के अंदर हम कुछ जुड़ी हुई एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं वेव नेचर के अंदर, तो मैंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये तीनों आप मैक्सिमम कहाँ पढ़ते हो? 12 में पढ़ते हो, याद है? तो मैंने बताया था कि वेव नेचर के बारे में उतनी सारी बातें नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी जरूर पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा? वेवलेंथ पढ़ा, फिर फ्रीक्वेंसी पढ़ी और वेव नंबर पढ़ी। अब यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं अपने पार्टिकल नेचर की तरफ।
और सबसे पहले जो इसके अंदर पार्टिकल नेचर के अंदर जो चीज हमको पढ़नी है वो पढ़नी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहां से शुरुआत होती है किसकी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा पार्टिकल नेचर। क्योंकि प्लैंक्स जो थे, है ना, मैक्सवेल ने किसको सपोर्ट किया था? वेव नेचर। कल बताया मैंने, मैक्सवेल ने किसको सपोर्ट किया था? वेव नेचर को। लेकिन अब यहाँ से शुरू होती है पार्टिकल नेचर की थ्योरी, उसको प्लैंक्स ने सपोर्ट किया था। तो आओ सबसे पहला जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था। तो अगर मैं बात करूं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो उनकी थ्योरी कहती क्या थी, जो थोड़ा सा ये समझो पहले, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी बड़ी सिंपल थी। उन्होंने ये बोला था कि अगर कहीं भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, कहीं भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो कंटिन्यूअस स्मॉल पैकेट्स के थ्रू होती है। ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी एनर्जी कहीं से उठ के और कहीं और ट्रांसफर हो जाती है। वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं अपने सन का, तो सन से जो लाइट आ रही है ना, जो सन से जो लाइट एनर्जी आती है अर्थ पे, वो क्या होती है? स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में बट के आती है। वो ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूअस एनर्जी गिर रही होती है डायरेक्टली। वो क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल प्रोटॉन। स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के अंदर बट के आती है। यही प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी था। और ये जो स्मॉल पैकेट्स है ना, इस एक स्मॉल प्रोटॉन। पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। इसीलिए इनकी थ्योरी के नाम पड़ी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बड़ा सिंपल सा थ्योरी है। उन्होंने ये बोला, फिर से रिपीट करता हूं मैं, कि अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में बट के आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूअस एनर्जी का एक जगह दूसरी जगह चली आएगी। हाँ, वो स्मॉल पैकेट्स भले ही कंटिन्यूअस होंगे, बहुत सारे पैकेट्स होंगे, लेकिन एनर्जी पैकेट्स में बट के आती है कहीं। बस सिंपल सा टर्म में इसको याद रख लो कि एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा तो पैकेट्स के फॉर्म में हो हमेशा। यही प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी था। तो आओ थोड़ा सा इसके अंदर लिख डालते हैं हम, ठीक है। जो नोट्स वाला पार्ट है उसको भी साथ में मेंटेन करते चलते हैं, ठीक है। तो लिखो कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, light energy is transmitted in the form of small packets called, उस पैकेट्स को क्या नाम दिया गया? उस एक पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा। उस एक पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, ठीक। स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। क्लियर? और अगर मैं लाइट एनर्जी की स्पेशली बात कर रहा हूं, और इसको कुछ फोटोन भी बोलते हैं क्या? हाँ, यस यस यस, वही तो मैं अभी कवर अप करने वाला था कि अगर मैं लाइट एनर्जी मान लू ना, अगर मैं एनर्जी को लाइट एनर्जी मान के चल रहा हूँ, तो लाइट एनर्जी के केस में ये जो क्वांटा है ना, इसी को फोटोन बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों सेम चीज है। क्वांटा बोलो क्या फोटोन बोलो, एक ही बात है। लाइट एनर्जी के लिए स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं कि लाइट एनर्जी जो होती है उसके स्मॉलेस्ट पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। वैसे लिख लो कि इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, दीज स्मॉल पैकेट्स, दीज क्वांटा लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। दीज क्वांटा आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको हम? फोटोन। अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हो गया तुम्हारा फोटोन। तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी यही थी स्पेशली। एक बार और मैं रीड आउट कर देता हूं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, और उस एक स्मॉल पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक। जैसे अगर मान लो कि यहां तुम्हारा सन है और यहां नीचे, ठीक है, ये हमारा अर्थ है इधर, तो यहां से जो एनर्जी आएगी ना वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आएगी। हालांकि ये इतना कंटिन्यूअस होता है, इतने सारे स्मॉल पैकेट्स होते हैं कि हमको लगता है ना कि सीधी लाइटें जा रही है। इवन यार जैसे तुम्हारे घर में जो लाइट जल रही है ना अभी, वो भी पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा पैकेट्स है और इतने कंटिन्यूअस, इतने पास पास है और इतने जल्दी जल्दी वहां से निकल के आ रहे हैं ना कि हमको लग रहा है कि कंटिन्यूअस लाइट आ रहा है। वो एक्चुअली लाइट कंटिन्यूअस नहीं आता है। इस चीज को देखो कैसे नोटिस कर सकते हो
कभी कभी नोट कियो, कभी तुम लोग कभी टीवी वगैरह की स्क्रीन को अगर रिकॉर्ड करने जाते हो अपने फोन से, है ना, कभी ब्राइटनेस जरा कम करके देखना कैमरे से, वो टीवी की स्क्रीन ना थोड़ी फ्लिकर करती हुई तुमको नजर आएगी हल्की हल्की। वो एक्चुअली वहां वहां हल्का फुल्का आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो लाइट है, जो एनर्जी वहां से एमिट हो रही है, ठीक है, वो एक्चुअली पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। बट वो पैकेट्स इतने इतने ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स होते हैं और इतने पास पास होते हैं, इतने स्मॉल और इतने पास पास होते हैं और इतना फास्ट वो लाइट को एमिट, वो एनर्जी को एमिट कर रहा होता है कि वो कंटिन्यूअस लाइट रेज की तरह नजर आता है। ये आपको नजर आएगा कंटिन्यूअस। आपको तुम खुद सोचो ना, अगर मान लो कोई पैकेट ऑफ एनर्जी ऐसे एकदम चिपक के आ रही है ऐसे, है ना, तो ये देखने से क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है कि प्रॉपर एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, एक एक कंटिन्यूअस एनर्जी की तरफ नजर आता है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। वो ट्रेवल जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और इस एक स्मॉल पैकेट को हम क्या बोलते हैं, इस एक स्मॉल पैकेट को हम क्या क्वांटम। बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं लाइट के केस में, या फिर क्वांटा, दोनों कह सकते हैं, कभी फोटोन या फिर क्वांटा। ठीक, क्लियर, ये वाली थ्योरी यस। क्लियर है। चलो, अब हम ना कुछ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, अब थोड़ा सा इस फोटोन को बाहर निकालते हैं और इससे थोड़ी पूछताछ करते हैं और पता करते हैं इसके बारे में कि एक्चुअली क्या है ये। तो मैं अगला टॉपिक दे देता हूं, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन की लिख लो कि ये जो फोटोन होता है, क्योंकि ये लाइट से जुड़ा हुआ है और लाइट का एक स्मॉलेस्ट पैकेट है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, तो ये सिमिलर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। फोटोन भी किसकी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये लाइट के ही स्मॉलेस्ट पैकेट होते हैं, लाइट का ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसी को फोटोन बोला जाता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये लिख लो कि photons travel with the speed of light। और लाइट की स्पीड जिसको मैं सी से लिखता हूँ वो कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टीज, जो फोटोन की जो स्पीड होती है ना और वेवलेंथ होती है, वो मीडियम चेंज करने से चेंज हो सकती है। कैसे, जैसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे तुमने सुना होगा ना कि सर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कुछ और होती है, एयर में कुछ और होती है, और अगर बीच में कोई मीडियम इंस्टॉल करे तो कुछ और होगा। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट वो मीडियम के डिपेंडेंसी पे बदलती है, जैसे मीडियम बदलेंगे तो क्या स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी? बिल्कुल, यस। बेसिक सी बात है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट बदल रही है मीडियम के बदलने से, तो क्या फोटोन भी तो बदल सकता है ना, फोटोन का यस भी सर। स्पीड तो बदल सकता है। और फोटोन की स्पीड बदल गई मतलब उसका वेवलेंथ भी बदल सकता है। तो ये लिख लो अगला पॉइंट कि जो स्पीड और वेवलेंथ होता है फोटोन का, वो चेंज होता है मीडियम के चेंज होने से। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन अ मीडियम। बट एक खास बात और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पीड और वेवलेंथ तो फोटोन का बदलता है मीडियम चेंज करने से, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। देखो ऐसा नहीं होगा ना कि अगर आप मीडियम बदल दोगे तो एक पैकेट के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी बदल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, उसको मीडियम से फर्क नहीं पड़ता है। आप मीडियम बदलिए, उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन उसकी स्पीड और वेवलेंथ जरूर बदल जाएगी। तो इसी के अंदर एड ऑन कर लो कि द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन मीडियम, बट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये मैं देखो क्यों यहां मैं क्यों डाला, देखो इसको ऐसे समझो, क्योंकि एक बार सीधे जेई के अंदर ये सवाल पूछ दिया गया था ना, यस, जेई के अंदर ये सवाल पूछ दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ मीडियम फॉर ए फोटोन। तो जिसने ये पढ़ा होगा ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो टिक करके आ गया होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्पीड और वेवलेंथ उसकी बदल जाती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक। थर्ड पॉइंट, जो उसका रेस्ट मास होता है ना, 0 होता rest- है। yes, the rest mass of photon is zero. Photon is zero. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, फोटोन क्या है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट।
और लाइट जो है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। अगर फोटोन जो है वो रुक जाए, अगर फोटोन रेस्ट में हो जाए, तो उसका कोई मास नहीं है, उसका मास डिफाइन नहीं होगा, वो हमेशा कंटिन्यूअस मूव करते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। और जब रुकेगा नहीं तो उसका रेस्ट मास हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसीलिए उसके रेस्ट मास को हम 0 मान लेते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज, अगर मान लो कि लेट्स से, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइट को रोका जा सकता हो? ऐसा तो नहीं होता है। लाइट हमेशा नो ट्रेवल सर। करता रहता है, हमेशा मूव करता रहता है, और कितनी की स्पीड से? 3 × 10⁸ की स्पीड से। तो हम लाइट को नहीं रोक सकते हैं, इसका मतलब फोटोन को भी रेस्ट पे नहीं लाया जा सकता है। इसलिए उसके मास को हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का अगर मास हमको पता करना है तो उस क्वांटिटी का रेस्ट में होना जरूरी है। इसलिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन को हम 0 लेके चलते हैं। ये डिफाइन नहीं है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अगला पॉइंट लिख लो कि जो फोटोन होता है ना, वो क्या होता है? फोटोन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ऐसा मत समझिएगा कि फोटोन के ऊपर कोई चार्ज है, ना। फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर लो। अब जरा ये बताओ, मैं तुम सबसे एक कॉमन सा सवाल पूछता हूँ। क्या फोटोन को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें कहीं प्लेस कर दूं, तो क्या वो डेविएट होंगे? क्या वो अपने पाथ से डेविएट होंगे? लेट्स से मैंने नहीं एक फोटोन को डाल दिया कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या वो अपने पाथ को चेंज करेंगे? क्या अपने पाथ से डेविएट होंगे? नहीं नहीं नो सर, Why? डेविएट नहीं नो करें सर। क्यों? कोई एक कि बताओ। वो क्यों? न्यूट्रल है। वेरी गुड, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो इनको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी फोटोन डू नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन डू नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या मैंने सही बोला? एज वेल एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी डालोगे तो क्या कोई डेविएशन होगा? जाहिर सी नो बात है, सर। नहीं होगा। नहीं होगा ना? अरे नो गधो, सर। होगा। ग्रेविटेशन फील्ड में होगा, क्योंकि इट इज अ पार्टिकल, और ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर क्या है? दो मासेस के बीच मा- फोर्स लगते हैं। यस हालांकि सर, इसका रेस्ट लगते हैं। मास तो 0 है, लेकिन ये पार्टिकल तो है। इसका मतलब कि ये ग्रेविटेशन फील्ड में डेविएट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन का मास तो है ना यार, रेस्ट मास 0 है। ऐसा थोड़ा है कि फोटोन का मास ही नहीं है। फोटोन का मास है, उसका रेस्ट मास 0 है। तो अगर हम फोटोन के मास को कंसीडर करें तो इट इज अ पार्टिकल, और पार्टिकल के पास मास तो होता है। इसका मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट करेगा, बट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो इसको 2 पॉइंट में लिख डालते हैं हम। फोटोन डेविएट, फोटोन डेविएट इन इलेक्ट्रिक, फोटोन डू नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट फोटोन डू नॉट डेविएट in electric and magnetic field, but it get deviated, in what? Gravitational field. But it get deviated in gravitational field. क्यों? क्योंकि फोटोन के पास मास है और वो एक पार्टिकल है, और ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है? दो मासेस के बीच, दो पार्टिकल्स के बीच। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट करेगा, बट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन होने के लिए ना उसके ऊपर चार्ज का होना जरूरी है, और मैंने ऊपर ही बोल दिया कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो डेविएशन शो नहीं करेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसके बारे में? फोटोन के बारे में। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब इसके अंदर ना, बिफोर मूविंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं एक और चीजें नोट डाउन करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अगला, तो उसके अंदर ये चीजें बड़ी जरूरी है। और वो क्या है? अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ एनर्जी ऑफ फोटोन की, जो कि इसी, समझ लो, किसी कैरेक्टरिस्टिक का हिस्सा है। अगला हिस्सा है एनर्जी ऑफ फोटोन। अब चलो, प्लैंक्स प्लैंक चाचा जो थे उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट जो होता है वो एनर्जी होता है। सॉरी, लाइट का जो स्मॉलेस्ट पैकेट होता है वो फोटोन होता है, ठीक है। फोटोन। तो अब किसी ने पूछा कि ये बताइए, आपने, चलिए ये तो बता दिया कि लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट फोटोन होता है,
उस एक पैकेट की एनर्जी अगर हमको निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? प्लैंक सेशन बोला इक्वल टू अभी सोल्यूशन हम तुमको दे देते हैं, इसका भी सोल्यूशन तुमको हम दे देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, फोटोन की एनर्जी डिफाइन की। तो प्लैंक के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मतलब कि जब एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर मैं ई से लिख दूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने नाम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जो था प्लैंक कांस्टेंट। इन्होंने बोला चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुम मेरा कांस्टेंट ले लो, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। यानी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स when photon travel it follow the wave nature, ठीक है? when photon strike to any surface it follows particle nature। उन्होंने क्या बताया कि अगर फोटोन क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो वेव नेचर को फॉलो करेगा। लेकिन अगर फोटोन किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगा ना, तो वो पार्टिकल नेचर को शो करेगा, और जो उसकी एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? उसके फ्रीक्वेंसी के। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू बोला गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या किया गया, एक कांस्टेंट h से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो निकला E इक्वल्स टू एच न्यू। E इक्वल्स टू एच न्यू। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं यहाँ बात बताना चाहता हूँ, यहाँ जो न्यू है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ के आया है कि c बाई लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी को c बाई लेमडा लिखा जा सकता है? पीछे आओ, पीछे देखो, तो बताया फ्रीक्वेंसी को c बाई लेमडा लिखा जा सकता है। तो मैं अगर इस टर्म को रिप्लेस करूं तो यहाँ से एनर्जी क्या लिखी जा सकती है? एच सी बाई लेमडा। तो या तो एच न्यू याद कर लो या फिर एच सी बाई लेमडा याद कर लो, दोनों ठीक है। याद क्या करना है, बहुत सिंपल सा टर्म है, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स द एनर्जी ऑफ ए फोटोन is directly proportional to its frequency. एक मिनट, is directly proportional to its frequency। इसको F लिख लो या फिर न्यू लिख लो। क्लियर? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी के यूनिट में थोड़ा बड़ा गड़बड़ होता है बच्चों। एक और स्लाइड नया ले लेते हैं और वहां मैं आपको यूनिट डिफाइन कर देता हूँ। थोड़ा दिक्कत होता है, जहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, जहां जूल आया, जहां किलो जूल आया, कि बस बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे तुम कहीं भी एनर्जी कन्वर्जन कर ले जाओगे। यहाँ जो एनर्जी होती है, अच्छा मैं यहाँ एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर मान लो, कुछ नहीं, बस सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि मान लो n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, और तो उन n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी? अरे कुछ नहीं यार, यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ एनर्जी को लिखा जा सकता है n hc बाई लैम्डा, यही हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उतनी उनकी एनर्जी। मतलब n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी का फार्मूला क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं, बस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ देयर इज n नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ लिख लो, देन द एनर्जी इज गिवन बाय n hc बाई लैम्डा। ठीक है? अरे फोटॉन में कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना। और सवाल आते भी हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, जो मैं अगले लेक्चर में जो होगा वहां न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ। अगले लेक्चर हमारा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। आज जितना पढ़ पाते हैं पढ़ लेते हैं, ठीक है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आज हमने पढ़ लिया, अगर आज हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को खत्म कर लिया, तो कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है? क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा दी, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ठीक, तो लिख लो, इफ देयर इज n नंबर ऑफ फोटॉन्स, देन एनर्जी इज गिवन बाय, एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? n hc बाय लैम्डा। क्लियर? बेसिक सेटअप में, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, समझ जाओ। ठीक, चलो अब यूनिट की थोड़ा बात करते हैं। यूनिट में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यूनिट ऑफ एनर्जी, वैसे तो बेसिक यूनिट क्या है एनर्जी की? ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। 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 लेकिन इस चैप्टर के अंदर ना आपको जूल कम और डिफरेंट एनर्जी ज्यादा देखने को मिलेगी। अदर यूनिट जो एनर्जी की होती है वो लिख लीजिए। अदर यूनिट जो एनर्जी की होती है वो लिख लीजिए, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको ईवी लिखा जाता है। और इस चैप्टर में भर भर के ईवी यूज होगा। ठीक है? तो इससे थोड़ा वाकिफ हो जाइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है?
और ये भी याद रख लीजिए एक रिलेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंदर, देखो नाम क्या है आगे, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। जिसने मेरा पीवाईक्यू का वीडियो देखा होगा ना, उसमें मैंने कन्वर्जन सिखाया था। यस, मैंने पीवाईक्यू के अंदर कन्वर्जन सिखाया था। उसके बाद बच्चों ने कमेंट डाउन किया था कि सर बहुत मजेदार लेक्चर था, विदाउट पेन लिफ्टिंग हमने इस लेक्चर को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसको याद रख लो, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और मैं पीछे एक और डेटा बताना चाहता हूँ, जैसे कि ऐसे याद रख लो, जो H होता है ना, H की वैल्यू मैंने पीछे लिखवाई नहीं है, बट अभी लिख लो, H की वैल्यू होती है 6.63, वैसे 6.6 भी आप लेके चल सकते हैं, 10⁻⁻34, और इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक, फिलहाल एनर्जी की और डिफरेंट जो फार्मूला है उसमें मैं बाद में वापस आऊंगा, बट यहाँ चेक कर लो। अब यहाँ सवाल आता है ना कि सर हमको अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल से जाना है तो क्या करें। बस ये समझ जाओगे, हर सवाल का आंसर तुमको आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल बनते हैं और सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं और अच्छे मार्क्स भी देके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीख लो, अगर हमको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो क्या करें। अब यहाँ देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19। मतलब जाहिर सी बात है कि सर अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। और अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻19। बस इतना याद रख लो, सब खेल खत्म। के बाद आगे कल मैं सवाल लाऊंगा ना, फिर वहां देखना आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। बोलता है कि फाइंड आउट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारी वैल्यू दे देगा, एच तुमको पता ही है, सी दे देगा, लैम्डा दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो आंसर आएगा पहले जूल में, फिर उसको आराम से कन्वर्ट कर ले जाओगे। कैसे, अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना तो डिवाइड कर देना, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाना तो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अगला, हमने एनर्जी का फॉर्मूला पीछे क्या पढ़ा, एनर्जी का मेरे फॉर्मूला। समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, समझ नहीं आया। देखो, जैसे मैंने तुमको बोला कि कन्वर्ट दी छोटी एनर्जी, से बड़ी में कर convert the energy of 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल। तो तुम क्या करोगे, मैंने तुमको यहाँ रेफरेंस दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल की, डिवाइड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल होती है ये बताओ। मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 × 10⁻⁹। तो मैंने सवाल दिया कि कन्वर्ट करो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो तुम 2.3 को 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जितना आंसर आएगा वो जूल में आएगा। ये यस सर। तो मैंने वही तो बताया कि जब सर भी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यार, कन्वेंशन छोड़ो, तरीका याद करो ना। मैटर करता है कि एग्जाम में सॉल्व करने आना चाहिए, एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा कि कैसे किए हो, आंसर तो आना चाहिए बस। तो इसको ये समझ लो ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है ना, हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1.6 × 10⁻⁻19 से। और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻। अरे यार, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 होगा। ये तो समझते हो, ये तो कन्वर्जन समझ रहे हो। तो अगर 4 जूल बोल दूं तो 4/1.6। तो मैंने क्या बोला, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जा रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो, मैंने भी यहाँ डिवाइड ही तो किया है, डिवाइड ही तो मैं कर रहा हूँ। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है अभी भी। किसने सवाल पूछा था ये, किसने पूछा था, बताओ एक बार, किसने पूछा था ये सवाल, मैं उससे पूछूं। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कंफ्यूजन है या क्लियर हो गया। हेलो, सर जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटी यूनिट है, जबकि जूल एक बड़ी यूनिट है, तो हम छोटी से बड़ी में करने जा रहे हैं, तो हम मल्टीपल करेंगे डिवाइड करेंगे। मैंने तुमको यहाँ रिलेशन क्या बताया, पहले ये समझ लो। यहाँ मैंने रिलेशन क्या लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁹। ये समझ आया, यहाँ ये रिलेशन समझ आया। एक सिंपल रिलेशन यस है सर। जो साइंटिस्ट ने बना के दिया, ठीक है, यूनिट का। ठीक, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भैया 1.6 × 10⁻⁹ जूल होगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ है, तो अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूछूं तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, बोलो, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई सर।
मल्टीप्लाई। तो मैंने तुमको यहाँ क्या बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तुमको जूल में आंसर चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि डिवाइड करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कि 1.6 × 10⁻19 के बराबर। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 5 × 1.6 × 10⁻19 के बराबर। क्लियर? मैंने वही तो बताया है। अब क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब क्लियर हो गया? ओके सर। चलो गुड। तो ये क्या था, हमारा एनर्जी का कन्वर्जन था। इस चीज को याद कर लीजिए। ट्रिक कहिए, कुछ भी कहिए, ट्रिक नहीं है ना, हमें रिलेशन से ही पता चल रहा है, बट इसको याद कर लिए डायरेक्ट कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, और जूल से हो जाए तो डिवाइड कर दो। ये सिंपली याद रहेगा, ठीक। अब पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने अभी क्या पढ़ा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ। अब देखो ना, कई बार सवाल ना तुमको पूछ देगा ना कि फाइंड आउट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, फाइंड आउट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो अब मैं तुमको यहाँ एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ, क्योंकि H और C बहुत दोनों बड़ी बड़ी वैल्यू है। अगर H को और C को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो H की इतनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 3.3 × 10⁸, बहुत लंबी रिजल्ट आएगी। इसीलिए अब मैं तुमको एनर्जी के कुछ और फॉर्मूलेज दे देता हूँ जो डायरेक्टली आप एग्जाम में लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूले क्या है कि एनर्जी का एक दो फार्मूला और नोट कर लो। जैसे हमने E = hc/λ रखा है, तो एनर्जी के दो फार्मूले और नोट डाउन कर लो। और वो कौन से हैं? एक तो पहला नोट डाउन कर लो 1240/λ, और एक और याद कर लो E = 12400/λ। बस, ठीक है। ये 1240 और 12400 पता है क्या है? ये HC का प्रोडक्ट है, क्योंकि ऊपर HC होता है, तो HC का प्रोडक्ट 1240 और एक बार HC का प्रोडक्ट 12400। किन किन केस में ये याद रखो? क्या याद रखो? देखो, एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहनी चाहिए। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? कंडीशन याद कर लो। कंडीशन हम तब लगाएंगे जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, और लेमडा की वैल्यू अगर हमको नैनोमीटर में चाहिए ना, तब हम 1240/λ का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एनर्जी की वैल्यू अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हो, लेकिन लेमडा की वैल्यू अगर एंगस्ट्रॉम में हमको चाहिए ना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 12400। मतलब HC की वैल्यू 1240 रहेगी कब? जब लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में रहेगी तब। और HC का वैल्यू 12400 हम लेंगे कब? जब लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रहेगी तब। क्या ये चीज क्लियर होगी? बस मैंने यही पीछे इतना बड़ा प्रोडक्ट जो Yes, तुम sir. HC करने जाओगे ना, उसी को मैंने सिंप्लीफाइड करके तुमको दे दिया। क्या? एक एनर्जी का फार्मूला दे दिया 1240। कंडीशन क्या है कि यहाँ लेमडा नैनोमीटर में होना चाहिए। अब सवाल पूछे ना, कहीं से भी पूछे सवाल कि फाइंड आउट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तुमको एनर्जी दे देगा और पूछेगा फाइंड आउट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको रिलेशन पता चल गया। क्या? कि 1240 लगा देंगे, ठीक है, HC की जगह लेमडा को उधर भेज देंगे, तो 1240 अपन एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा। और 12400 अपन एनर्जी कर देंगे तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखिए, दोनों एनर्जी के ही फार्मूले हैं। ये प्रोडक्ट है HC का। HC का प्रोडक्ट 1240 कब? जब लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में। और HC का प्रोडक्ट 12400 कब? जब लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। क्लियर? डायरेक्ट मैंने आपको रिलेशन दी, याद रख लीजिए। Yes, sir. क्लियर? ये पूरा स्लाइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। मैम सर एनर्जी पूछता सर डायरेक्ट इसमें वैल्यू देके। कहा? हाँ, बस 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 सीधे वैल्यू देके आप निकाल सकते हैं। और मैंने आपको ऊपर, सर जूल में पूछे तो हम कन्वर्ट करके सर कर सकते हाँ हैं ना। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने पहले तुमको जूल का बताया। अगर जूल दिया हो एनर्जी तो पहले तुम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो, और लैम्डा पूछे नैनोमीटर में तो तुम यहाँ लगा लो इक्वेशन, है ना। आराम से लैम्डा को उधर भेज दोगे, एनर्जी को नीचे भेज दोगे, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। वरना अगर अगर ऐसे करने जाओ ना, ये पीछे E = hc/λ, देखो गलत नहीं है, ये तो मैथमेटिकल साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, गलत थोड़े है। लेकिन एग्जामिनेशन में तुमको क्या बचाना है? टाइम। टाइम इज मोस्ट प्रीशियस थिंग। वहां करने जाओगे 6.66 × 10⁻³ ज्यादा हो जाएगा सर। 10⁸ और फिर लैम्डा डिवाइड करने जाओगे, फिर उसको मीटर नैनोमीटर कन्वर्ट करोगे, हालत खराब हो जाएगा। इसलिए दो याद कर लो, 1240 अगर नैनोमीटर हो, 12400 अगर एंगस्ट्रॉम में चाहिए हो। तो एनर्जी दोनों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहनी चाहिए। अगर जूल में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर लगाएंगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये वाली पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? क्वेश्चंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर? चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से खूब सवाल बनते हैं, हर एग्जाम में खूब सवाल बनते हैं। आपके एग्जाम में बनते हैं यानी इसके रिगार्डिंग मेरे को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ से सवाल तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और अगर ये पढ़ लिया
तो देखो इसके साथ इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ तुम्हारा 12 का भी वो चैप्टर क्लियर हो रहा है, जो पार्ट 2 के अंदर डुअल नेचर पढ़ते हो ना, जहां वहां ये सारी चीजें हैं। यस सर। आओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो का मतलब देखो होता है लाइट। फोटो शब्द जहां आ गया मतलब वो जुड़ा है किससे, लाइट से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, वो भी अगेन क्या पार्टिकल नेचर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि अब हम पार्टिकल नेचर के अंदर आ चुके हैं, पहले हमने प्लैंक्स को पूरा खत्म कर लिया पढ़ के, हर एक चीज बारीकी से देख ली। अब आ गए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो सपोर्ट करता है किसको, पार्टिकल नेचर को। क्या है होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आओ जरा ध्यान से। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब एक्सपेरिमेंट चला था तो साइंटिस्ट ने एक कुछ सेटअप लिया था। सेटअप क्या था, वही जैसे कैथोड रे का हमने एक ट्यूब लिया था ना, वैसे यहाँ भी देखो एक ट्यूब लिया गया है जो कि वैक्यूम अंदर है, खाली स्पेस है, वैक्यूम है। ठीक, ट्यूब में देखो एक साइड क्या लगा है, डिटेक्टर, और दूसरे साइड क्या लगा है, मेटल सरफेस। एक साइड देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, डिटेक्टर, दूसरी साइड लिखा गया है मेटल सरफेस, और ये हमारी रही लाइट। ठीक, नीचे क्या लगी है, एक वोल्टेज सोर्स जो है बैटरी, साथ में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। ये पूरा एक सेटअप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब किया जा रहा था तब तक। ठीक, क्या होता है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, बट यहाँ ये समझो कि सेटअप को थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें किया क्या जा रहा है कि लाइट को इंसिडेंट कराया गया कहाँ, मेटल के सरफेस पे, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के ऐसे सिस्टमैटिकली तुमको मैं बता देता हूँ कि ये मान लो मेटल का सरफेस है, और इस मेटल के सरफेस में बाहर से लाइट को इंसिडेंट कराया जा रहा है। ठीक, अब जैसा कि तुम सभी जानते हो कि मेटल क्या होता है, मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पढ़े हो सब लोग। तो यस इस सर। मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे पड़े पड़े हैं मेटल के सरफेस पे, है ना। तो हमने जो ही लाइट को इंसिडेंट कराया इसके ऊपर, है ना, हुआ क्या कि जैसे ही लाइट इस मेटल के सरफेस पे गिरी, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, फ्री हो गया स्पेस के अंदर। और इस ट्यूब के अंदर हम देखें तो मान लो कि लाइट अगर बाहर आ रही है, लाइट जो है हमने ऊपर से इंसिडेंट कराई यहाँ, तो मेटल मेटल के सरफेस पे लाइट टकराई, और यहां से ये देखो इलेक्ट्रॉन पॉप आउट हो गए, बाहर निकल गए। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के ये ट्रेवल करने लगे टुवर्ड डिटेक्टर। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ ये हुआ कि जब हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया इस पे मेटल के सरफेस पे, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। यहाँ क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, सरफेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बाहर निकल गया। कब, जब लाइट को हमने गिराया। अब इसके पीछे का रीजन समझो, ऐसा क्यों होता है कि जब हम लाइट को किसी भी मेटल के सरफेस पे गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इजेक्शन होता है, और इस पूरे फेनोमेना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब रीजन समझो कि क्यों होता है ऐसा। लाइट क्या है, स्मॉलेस्ट पैकेट से मिलकर बना हुआ है, तो लाइट के अंदर फोटोन है। हाँ सर बिल्कुल, अभी पीछे ही तो पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए मैंने पीछे वाला स्लाइड पढ़ा, उसके बाद मैं तुमको यहाँ लेके आया। मैंने पीछे पढ़ा अभी कि लाइट के अंदर फोटोन है। और फोटोन क्या है, फोटोन के अंदर एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट्स। फोटोन क्या है, एनर्जी के पैकेट्स। अब ये बताओ कि लाइट जब इंसिडेंट की, इसका मतलब कि फोटोन भी तो आया है लाइट के साथ। फोटोन आया है कुछ एनर्जी को लेके, इसने अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है और बोला है भाई तू निकल यहां से। इलेक्ट्रॉन को मिली है एनर्जी, ये क्या हुआ है, इसके अंदर की बॉन्ड को इसने किया है ब्रेक, और मेटल के सरफेस को छोड़ के ये निकल गया बाहर, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों हुआ, क्योंकि लाइट के अंदर है फोटोन, फोटोन के पास है एनर्जी, फोटोन आया, गिरा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बोला बस हो गया खत्म, अब मैं किंग हूं, और इलेक्ट्रॉन निकल गया एनर्जी को लेके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास आ गई ज्यादा एनर्जी, और उसने अंदर के बॉन्ड को ब्रेक किया, और क्या, मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गया, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों हुआ, समझ आया। लाइट फोटोन है, फोटोन के अंदर एनर्जी है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर हुई, किससे, फोटोन से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस सेटअप के अंदर अब तुमको ये कुछ चीज तो समझ में आ गई है क्या, सर ये लाइट जो है यहां से आ रही है, इसका मतलब साथ में फोटोन भी आ रहा है। दूसरी चीज, मेटल का सरफेस है, तो इसके साथ साथ यहाँ लाइट के साथ साथ फोटोन भी आ रहा है। दूसरी चीज, मेटल का सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कहाँ हो रहे हैं, डिटेक्टर की तरफ। ये इतनी चीज समझ में आई। सवाल तुम्हारे मन में आ रहा हो कि सर ये बैटरी यहाँ क्यों लगाई गई है, इस बैटरी का आखिर यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बैटरी। ठीक है, ऊपर का सेटअप आधा तुमको समझ आया, लेकिन आधा नीचे जो बैटरी लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है। देखो यहाँ बैटरी लगाई गई है ना, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये सरफेस से बाहर निकल गए
जो इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस से बाहर निकल गए, तो कई बार होता क्या है ना कि इतनी सफिशिएंट एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं, इतनी सफिशिएंट एनर्जी फोटोन के पास नहीं होती है कि वो सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकाले भी और उसको आगे मूव कराए। इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है। कई बार होता क्या है ना कि इतनी कम एनर्जी होती है ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सरफेस से और सरफेस के बाहर ही रह जाते हैं। अब मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसा भी रहा होगा जो जस्ट सरफेस से निकल के यहाँ बैठा होगा कि यार हमें कोई ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमने क्या किया, इधर से बैटरी की पोलैरिटी यहाँ क्या इधर पॉजिटिव कर दी, उधर निगेटिव कर दी। अब ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमने क्या पॉजिटिव बैटरी लगा रखी है, तो क्या ये पॉजिटिव बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगी? बिल्कुल। यस सर। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो खुद मूव करके चले जाए डिटेक्टर की तरफ। तो बैटरी का रोल क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपने तरफ। कि कौन से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है? जिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, तो फोटोन की कई बार एनर्जी क्या होती है, अरे यार सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट नहीं होती है ना फोटोन के अंदर, कभी किसी के पास एनर्जी ज्यादा है किसी के पास कम है। तो मान लो ऐसा फोटोन आया जिसके पास एनर्जी सिर्फ उतनी है जितनी निकलने के लिए चाहिए, तो वो सिर्फ उतनी एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल के खड़े हो गए, यार अब हम जाए कहाँ? तो हमने क्या बोला कि एक बैटरी लगाते हैं हम। तो डिटेक्टर के साइड हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। अब डिटेक्टर क्या बैटरी क्या करेगी? तो बैटरी का रोल है कि जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, जो पहुंच नहीं पा रहे हैं डिटेक्टर के पास, वो उन मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। ये पूरा फिनोमेना क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है क्या वहां करंट पैदा होता है कि नहीं होता है? ये बताओ। अरे जहां होता इलेक्ट्रॉन है। वहां करंट, तो इसीलिए इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। हमने तीन चीजें पढ़ ली इसके अंदर मजाक मजाक में। क्या? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है ये भी समझा, व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी, ठीक है ये भी समझा, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। उनसे जो करंट पैदा होता है उनका क्या बोलते हैं? फोटो करंट। क्लियर? ये पूरा थ्योरी था। खैर थ्योरी तो हम तुमने समझा दी। अब मैं तुमको यहाँ नोट्स दे देता हूँ, तो लिख लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on certain metal surface, electrons are ejected out of the metal surface. When light is incident on a certain metal surface, electrons are ejected out from the of the from the out from the metal surface, out from the metal surface. Okay, these electrons are called, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं भाई? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। Very good. These electrons are called photoelectron, है ना? The phenomena is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। photoelectric effect. Photoelectric effect. Clear? Clear? यस सर। और फोटो करंट क्या होता है भाई? ये भी नोट डाउन कर लो। The current which flows due to the इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। motion of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ejected electrons is called photo current. करंट। Clear? चलिए जी, आई थॉट कि मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया, उसका सेटअप तुमको समझा दिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी? आओ नेक्स्ट स्लाइड में ये भी लिख लो। फंक्शन ऑफ बैटरी क्या है भाई? फंक्शन ऑफ द बैटरी, तो बैटरी क्या इंश्योर करती है? बैटरी इंश्योर ये करती है कि जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे, जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, उनको पहुंचाने का काम करती है। लिख लो, बैटरी इंश्योर्स, बैटरी इंश्योर्स दैट ejected electron moves
फ्रॉम कहाँ, मेटल सरफेस टू डिटेक्टर, है ना। बैटरी का काम क्या है कि ये इसको देखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन जिसके पास मिनिमम एनर्जी है, जो मेटल सरफेस या डिटेक्टर की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये उनको मूव कराने का काम करती है। कहां से, फ्रॉम मेटल सरफेस टू डिटेक्टर। क्लियर। तो ये फंक्शन है बैटरी का। इससे भी मल्टीपल चॉइस बनाया जा सकता है थ्योरी के अंदर कि बैटरी का फंक्शन क्या है। क्लियर, ये चीजें समझ में आई सबको। अब देखो यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, जैसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो होता है वर्क फंक्शन एंड इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो या तो वर्क फंक्शन बोलिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलिए, एक ही बात है। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी हमको पढ़नी है, जिसमें पहला होता है वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है ये वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो मैंने ये तुमको क्या मिनिमम बताया था कि जो लाइट जो है वो जब भी मेटल के सरफेस पे आके गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए यार मेटल का सरफेस है और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये वाली यहां मैं तुमको समझाऊं तो बाहर से देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, मेटल का प्लेट नीचे है, इलेक्ट्रॉन है और बाहर निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहना चाहूँ तो ये शायद अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेटल है, मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन जो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म किए होंगे, उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो जो मिनिमम एनर्जी जो मेटल के सरफेस को चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, उसी मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई मेटल लिया, लेट्स से मैंने सोडियम का ही मेटल ले लिया, ठीक है। अब सोडियम के मेटल का जो कंडीशन है वो ये है कि भाई साहब 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी चाहिए। सोडियम बोल रहा है कि ना, हमको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तभी हम इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे, वरना इससे कम दोगे तो हम नहीं जाने देंगे। इसका मतलब कि हर एक मेटल के पास अपनी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरतें होती है और उस मिनिमम एनर्जी को आपको फुलफिल करना है, तभी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जा सकते हैं, वरना नहीं ले जा सकते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल समझ लो ऐसे, जैसे कि जाहिर सी बात है आजकल बड़ा मॉडर्न टाइम है, सबके पास अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स तो हैं। तो ऐसा समझ लो ना कि ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड है ना जिसको चाहिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, और आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं लाओगे ना तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही कंडीशन है इसका। मतलब सोडियम के पास एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर कि वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लाओगे तभी वो जाएगी। अब पता चले उसको चाहिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, तुम नोकिया 3310 बटन वाला फोन लेके जा रहे हो, तो जाएगी तुम्हारे साथ? नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। वही कंडीशन यहाँ है। मतलब कि फोटोन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अरे उसी को तो वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं भाई। तो ये यस चीजें सर। क्लियर हो गई कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द ऑफ द मेटल सरफेस सरफेस। इज नोन एज वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। और नोट डाउन कर लो, मिनिमम एनर्जी मतलब आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके जाना ही है, बिना ले गए नहीं जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस, उसको आप वर्क फंक्शन बोलिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलिए, एक ही बात होती है। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 5, इट इज डिनोटेड बाय 5, ऐसा 5 से डिनोट करता है, ठीक है, सिंबल होता है ये, ठीक। अब देखो ये भी चीज याद रख लो कि डिफरेंट मेटल के लिए ना वर्क फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। हाँ यार जाहिर सी बात है, अगर सोडियम मेटल है तो उसके लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई ऐसा भी मेटल हो सकता है जिसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मतलब डिफरेंट मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, बदलते जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो कि वर्क फंक्शन जो है ये एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, मतलब ये डिपेंड करता है मेटल्स के ऊपर, डिफरेंट मेटल का डिफरेंट वर्क फंक्शन, है ना। जरूरी नहीं है कि सबका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, ऐसा मत समझ लेना। तो मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लिया है कि मान लो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
बट ऐसा नहीं है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होती है। यानी ये एक ऐसा जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज है जो मेटल के सरफेस से एसोसिएटेड है ना। तो वर्क फंक्शन इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, ये एक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। और डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा डिफरेंट मेटल के लिए, तो लिख लो वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, मतलब फाई की वैल्यू वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर क्या, डिफरेंट मेटल। मेटल्स। क्लियर, मतलब फाई की वैल्यू डिपेंड करती है मेटल्स के सरफेस के ऊपर। ठीक, ठीक है, ये था तुम्हारा वर्क फंक्शन, ये था तुम्हारा क्या, वर्क फंक्शन। क्लियर। और दूसरी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है, वो होती है तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर क्या आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, जैसे हमने वर्क फंक्शन पढ़ा वैसे ही अगली टर्मिनोलॉजी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने वहां थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा था, वैसे ही नाम क्या पता लग रहा है यहाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अभी आई थॉट कि ये बात तो तुम समझ ही गए होगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है, क्या होता है। अरे जैसे Sir, वहां the मिनिमम minimum एनर्जी थी frequency वैसे यहाँ required मिनिमम to फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। eject the electron. Yes, जाहिर सी sir. बात है ना यार, यहाँ देखो एनर्जी क्या क्या थ्रेशोल्ड लगा है, मतलब कि मिनिमम एनर्जी, तो यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी क्या क्या थ्रेशोल्ड लगा है इसका मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, जी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो यार मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ मिनिमम एनर्जी थी, अब यार अरे यार इसको ऐसे समझ लो ना, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, है ना, और E इक्वल्स टू एच म्यू। अब क्या एनर्जी यहाँ लेमडा से भी जुड़ा हुआ है, एनर्जी यहाँ फ्रीक्वेंसी से भी जुड़ा हुआ है, मतलब अगर मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दोनों देखो यहाँ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना फ्रीक्वेंसी की, तो अगर Yes, मिनिमम sir. एनर्जी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी तो होनी चाहिए उसके पास। अगर किसी के पास एनर्जी है, अगर वो मिनिमम है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम भी तो होगी, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो वही तो यहाँ Mu. चाहिए कि अगर यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अगर मिनिमम एनर्जी है तो यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो लिख लो कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी आपके पास होनी ही चाहिए तभी आप इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हैं, जैसे वहां मिनिमम एनर्जी थी। ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से, The metal surface. मेटल सरफेस। क्लियर, ये तुम्हारी The थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। electron और electron थ्रेशोल्ड of फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ना म्यू नॉट से, किसे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से। वैसे ही एक और टर्म आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वैसे ही एक और टर्म आता है कौन सा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। wavelength. अब देखो सिमिलरली अगर मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करूंगा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, द मिनिमम वेवलेंथ, है ना, Yes, sir. गधो द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू व्हिच इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, हाँ, नॉट मिनिमम, हर उससे बार ज्यादा होगा मिनिमम नहीं तो नहीं लगेगा। होगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों, पहले नोट डाउन करिए, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एन इंसिडेंट लाइट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब देखो ऐसा मैंने क्यों बोला, मैंने बोला कि सर अभी आप थ्रेशोल्ड लिख के पूछे ऊपर मिनिमम बता रहे थे, आपने इधर मैक्सिमम बता दिया। देखो क्या क्यों, अगर आप एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन देखोगे ना तो ये दोनों क्या है, Inversely. इनवर्सली Inversely. प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर उस फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है तो उस फोटोन का वेवलेंथ कम होना चाहिए। मतलब अभी तक कंडीशन ये था कि सर मिनिमम इतनी एनर्जी लाओ तो ही हम चलेंगे, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी लाओ ज्यादा तो ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन अब क्या हो गया कि भाई इससे मैक्सिमम मत लाना, अगर इससे मैक्सिमम लाओगे तो हम नहीं जाएंगे, इससे कम ही ला के रखो। मतलब ये वाली अच्छी गर्लफ्रेंड है, इसने बोला कि नोकिया 3310 से काम हो जाएगा, लेके चलो। ठीक है, आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ इतना हो सकता है, इससे बाहर मत बढ़ाना, इससे बाहर बढ़ाओगे तो इजेक्शन नहीं होगा।
मतलब कि अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ घट जाता है, इसीलिए यहाँ देखो मैक्सिमम टर्म यूज किया गया है। पीछे मिनिमम था, क्यों? क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी के, म्यू लिखो या एफ लिखो, लेकिन यहाँ एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के, इसीलिए यहाँ देखो मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक ठीक, और तीनों में तुमको मैं एक रिलेशन बता देता हूँ। किसमें? वर्क फंक्शन में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में। ये एक ही रिलेशन तुम याद रखना, इसी से सारे सवाल हो जाएंगे। इसको लेमडा नॉट लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा नॉट। फ्रीक्वेंसी को नोट किया जाता है म्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड नोट किया जाता है लेमडा नॉट से, और तीनों का रिलेशन एक ही होता है। क्या? कि जो तुम्हारा वर्क फंक्शन फाई होता है वो बराबर होता है एच न्यू नॉट के, और एच न्यू नॉट को भी कैसे लिखा जा सकता है? सी बाई लेमडा नॉट। तो बस ये एक रिलेशन याद कर लो, तीनों में सारे काम हो जाएंगे। मतलब वर्क फंक्शन दिया हो कभी और तुमसे क्या पूछे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो तुम वर्क फंक्शन को एच से डिवाइड कर देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वर्क फंक्शन दिया हो लेमडा नॉट पूछे तो तुम क्या करो, लेमडा नॉट को उधर भेज दो, एच सी बाई वर्क फंक्शन कर दो तो एनर्जी आ जाएगी, सॉरी लेमडा नॉट आ जाएगा। क्लियर? तो ये तीनों का रिलेशन मैंने एक ही जगह दे दिया, पूरी टर्मिनोलॉजी मैंने पढ़ी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। आई थॉट कि ये सारी चीजें तुम सबको क्लियर हुई होगी। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन बोला जाता है। आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, ट्रिपल ई, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोला जाता है, ट्रिपल ई। अब हम देखेंगे ट्रिपल ई बोलो, जो आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब समझो यहाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, बिफोर मूविंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ आपको, और वो बातें क्या हैं थोड़ा ध्यान से समझो। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे मेटल के सरफेस पे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे थे आराम से। ठीक है, फोटोन आया, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब मान लो मैंने तुमसे बोल दिया ना कि ये जो सरफेस है ना, एग्जांपल के लिए मैं ये बातें ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बट एग्जांपल के लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ कि मान लो ये जो सरफेस नीचे तुम्हारा जो फिगर दिया हुआ है ना, इसके अंदर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब सॉरी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिसको वर्क फंक्शन, मान लो मैं बोल दिया कि ये जो मेटल है, ठीक है, जो गिवन मेटल जो फिगर में दिया हुआ है, उसका जो वर्क फंक्शन है वो है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक डेटा है रफ सा, मैंने रफ सा डेटा ले लिया कि मान लो इस ये जो तुम्हारा मेटल है, इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और फोटोन के पास एनर्जी, तुम्हारे पास कितने फोटोन जो तुम इंसिडेंट करा रहे हो, उसके पास एक फोटोन के पास एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 6 2.4 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। इसका Yes, मतलब sir. कि फोटोन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितना निकलने के लिए? वर्क फंक्शन कितना है? 2.4, चाहिए कितना? 2.4। तो उसने क्या किया कि 6 में से 2.4 जरा माइनस करो, तो उसने 6 में से 2.4 दे दिया किसको? एनर्जी कहां चली गई? 2.4 एनर्जी चली गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और 6 में से 2.4 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा? उसको माइनस कर लो, 6.6 हो जाएगा, सॉरी 3.6. है ना, 3.6, sir. यहाँ कितना हो जाएगा? 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Volt. अब इसमें से 2.4 तो चला गया इसको निकालने में। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी 3.6 वोल्ट है, तुम्हारा मन में सवाल आ रहा है कि सर इसका क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लेके आए हम, 2.4 इसको निकालने में, चलिए निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब ये 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा? तो याद करो, मैंने पीछे तुमको यही तो बताया था कि इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो तुरंत निकलने के बाद आगे भागने लगते हैं। क्यों आगे भागने लगते हैं? क्योंकि उनके पास 3.6 एनर्जी एक्स्ट्रा होती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि अगर मेटल के सरफेस से, मतलब अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हम एनर्जी देते हैं सर, तो जो बची हुई एनर्जी होती है ना, जो बची हुई एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन उसको किस करता है? काइनेटिक एनर्जी में यूज करता है फॉर द मूवमेंट। वो किस पे यूज करता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस एनर्जी को यूज करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? क्या ये बात Yes, क्लियर? sir. तो वही पॉइंट मैं तुमको अब समझाऊंगा, और वहीं से ड्राइव होगा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको ट्रिपल ई बोलते हैं, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो पहले वो पॉइंट थोड़ा नोट डाउन कर लो कि जो एनर्जी आई, द इंसिडेंट एनर्जी, उसका यूज कहाँ कहाँ है। मैं सब कुछ तुमको बता दूंगा, सब कुछ।
ऐसे कभी इस चैप्टर को तुमने ना ही पढ़ा होगा, अब जाके पढ़ रहे हो, पहले नहीं पढ़ा होगा। मेटल सरफेस इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है? यूज्ड अप इनटू 2 वर्क्स, 2 वर्क में यूज होता है। कहाँ? पहला कहाँ? इजेक्शन कराने के लिए, निकालने के लिए, Yes, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू इजेक्ट द electrons. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल Metal सरफेस। surface. और दूसरा कहाँ यूज होता है भाई? Kinetic energy. प्रोवाइड energy. काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, टू प्रोवाइड के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक Yes. एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए काम आती है वो एनर्जी, जो बची हुई एनर्जी है ना। लिख लो, देखो कैसे, टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। Yes. अब यहीं से हम डिराइव करते हैं फोटो इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान दो, मान लो तुमने ई एनर्जी दी, ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? पहली, इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो तुमने टोटल ई एनर्जी दी, ठीक है, उस टोटल ई एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी इवॉल्व है? एक तो तुम्हारा वर्क फंक्शन है, और और साथ में kinetic तुम्हारी energy. काइनेटिक एनर्जी है ना। Yes, sir. अगर तुम्हारे पास टोटल एनर्जी ई आ रही है, तो उसके अंदर क्या होगा? 2 वर्क होंगे, कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो क्या होता है? फाई होता है, जितनी एनर्जी जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो फाई होती है। और एक तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी तुम्हारी ई है जो तुमने इंसिडेंट कराई, वो किसके बराबर होगी? फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के। होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. अब याद रखो, इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन अभी थोड़ा सा एरर है इसके अंदर। कैसे एरर है? इस इक्वेशन के आगे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के आगे मैक्स Maximum लिख दूं ना, होगा। तब ये इक्वेशन सही होगा। अब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब सवाल है कि मैक्सिमम का मतलब क्या है सर? देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन निकला ना, अब यहां देखो, मैं तुमको पिछले एग्जांपल एक बार और रिपीट करता हूं कि मान लो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या है? वर्क फंक्शन है। तुमने एनर्जी कितनी दी थी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब अगर 6 में से मैंने 2.4 माइनस किया, तो बचा कितना? 3.6। मतलब अब ये 3.6 जो है, ये सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इससे ज्यादा एनर्जी तो नहीं बची है ना, ये तो ऑलरेडी अपने पीक पे है ना। इससे ज्यादा एनर्जी तो नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे है। इससे कम भले हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। इसलिए मैंने यहाँ टर्म क्या यूज किया है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। अरे यार, लेने को तो वो 3.6 में से क्या कर सकता है? 3.2 लेके भी क्या निकल सकता है, फिर भी अभी 0.8 बचेगा ना, फिर भी 0.8 तो बचेगा। अगर 3.2 0.8 कह रहा हूँ, 0.4 तो बचेगा अगर उसने 3.2 ले लिया तो। अगर मान लो Yes, sir. 3.6 एक्स्ट्रा थी, लेकिन उसने सिर्फ 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, फिर भी अभी 0.4 बचता ना। 3.4. मतलब Yes, कि ये sir. 3.2 है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी? नहीं, इसने मैक्सिमम नहीं यूज किया, इसने 3.2 यूज किया। लेकिन अगर जो बची वैल्यू आई 3.6, वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इससे Maximum. ज्यादा वो नहीं ले सकता है। क्लियर? इसलिए मैंने वहां मैक्सिमम टर्म लिखा। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes. ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन हमने लिख दिया, ठीक। चलो, अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, किसमें? डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में। एनर्जी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ hc बाई लेमडा लिख सकता हूँ। इसको एच न्यू भी तो Yes. लिख सकते हैं, पहले hc बाई लेमडा छोड़ो, लाइन बैलेंस सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। ठीक, कंटेंट को सिंप्लीफाइड करके पढ़ाया जाता है, तब समझ में आता है, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? एच न्यू, तुम्हारे इंसिडेंट है तो मैं इसको एच न्यू आई लिख देता हूँ, इंसिडेंट एनर्जी है ये, आई ई, ठीक है। और फाई क्या थी? फाई पीछे क्या थी भाई? देखो, एच न्यू नॉट। Do not. क्या मैं फाई की जगह एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ? बिल्कुल। प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रहने दो, अभी रहने दो ना, Yes. काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बदलने में, ठीक है। ये भी ऐसे, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एच सी बाई लेमडा नॉट, क्योंकि वी आई, वी क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो अगर वी आई है तो सी बाई लेमडा आई। वी नॉट है, वी नॉट नहीं मतलब म्यू नॉट, सॉरी, फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट ये क्या हो सकता है? सी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है। Yes, sir. इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या बोलते हैं भाई? फोटो इलेक्ट्रिक Photoelectric equation. इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स के टर्म में लिखता हूं, तो यहीं से देखो ना, के ई मैक्स अगर मैं निकालने जाऊंगा तो क्या के ई मैक्स इज इक्वल्स टू, ये फाई को भेज दो इधर, तो ये ई माइनस फाई लिख सकता हूं, और ई क्या है तुम्हारा? Yes, sir. इंसिडेंट एनर्जी है। तो यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स के टर्म में लिखना है तो ये इक्वेशन हो सकती है। यानी 4 इक्वेशन मिले। एक तो पहला बेसिक, फिर एच न्यू आई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, फिर एच सी बाई लेमडा आई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस के ई मैक्स। और अगर सिर्फ के ई मैक्स के टर्म में लिखना चाहूं, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे? इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे, तो के ई मैक्स आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. इसके अंदर एक ग्राफ आपको पढ़ना होता है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट सेक्शन, ग्राफ। जैसे किसके बीच? ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स, के ई मैक्स, और तुम्हारे वेवलेंथ पे। वेवलेंथ लिख लो, या फिर तुम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लो, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लो वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू आई बोलता है। अब जरा इस इक्वेशन को बाहर निकालो, के ई मैक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं एच न्यू आई लिख सकता हूं, ई को, ई आई को, क्लियर, Yes, sir. माइनस फाइव। ठीक, अब देखो, अब इसको जरा कंपेयर करो किससे? क्या ये तुमको ऐसा दिख रहा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। ध्यान से देखो, मैंने देखो Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लिया। मतलब अब मैं यहाँ एक ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ एक ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैं ग्राफ को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। इंसर्ट स्टेप लाइन। ये मैंने ग्राफ खींचा, किससे किसके बीच? Kinetic energy और एनर्जी मैक्स, frequency. ठीक है, ये मैक्स है, ठीक है, समझ जाना। हम्म। और तुम्हारा नीचे क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक। तो कंपेयर करो, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। Frequency. और माइनस सी, सी क्या है? सी मतलब इंटरसेप्ट। सी मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट। ग्राफ पढ़े हो? Yes, sir. Yes, sir. और इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई एक्सिस पे जो लाइन काटती है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना। और m क्या है यहाँ? स्लोप। और स्लोप क्या है? h के बराबर। तो क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी है? माइनस सी का Yes, मतलब sir. सर निगेटिव इंटरसेप्ट है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ m की वैल्यू तो आगे पॉजिटिव है ना, तो वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि इसका स्लोप कैसे ड्रॉ होगा? आओ मैं स्लोप भी ड्रॉ कर देता हूँ। इसका स्लोप होना चाहिए, एक तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन Yes. इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा? Yes, sir. क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा फाई है। फाई क्यों है? क्योंकि निगेटिव इंटरसेप्ट यही तो हो रहा है। अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है ना, कि ये जो लाइन होती है ना, इसको कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, ये डॉटेड लाइंस होती है इससे ना, क्योंकि यार काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है ना, इसलिए इसको डॉट से ड्रॉ कर लो, ठीक। लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट है, इसीलिए इसका करेक्ट ग्राफ क्या होगा? ये होगा। और इसकी जो स्लोप होगी m की वैल्यू, वो किसके बराबर है? h के बराबर है। मतलब स्लोप इज इक्वल टू h। ये किसके किसके बीच का ग्राफ था? काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वी आई। मैं आपको यहाँ से ना, आप तो बड़ा बेसिक है, अब मैं आपको यहाँ से एक और ग्राफ बनाने को आपको कह देता हूँ। आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला ग्राफ आप खुद अपने नोट्स के अंदर डालेंगे, सभी लोग, ठीक है, नोट्स में डालिएगा। अगला ग्राफ बना लीजिएगा आप, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ग्राफ एक बार आप बनाइएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्लियर? बना सकते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? 1/λ। No, no. तो आप अगला ग्राफ इसके बीच बना लीजिएगा नोट्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने तुमको समझा दिया कि कैसे ग्राफ को बनाते हैं, ठीक। स्लोप एच वाई आ जाएगा सर पे।
फंक्शन लैम्डा वाई आ जाएगा उसमें। ठीक है, फंक्शन के जहां vi लिया है वहां क्या हो जाएगा, 1 लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ था आपका किसी के बीच, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ था। ठीक, आई थॉट ये चीजें सबको आज के लेक्चर में समझ में आएंगी। इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। ठीक है, मजा आया होगा आपको आज की चीजें पढ़ने में। अब हम क्या करेंगे ना, हमारा जो नेक्स्ट होगा ना, नेक्स्ट सेशन, कल वाले सेशन के अंदर हम न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए। कल सेशन के अंदर न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगी। अब देखो, अब यहाँ से न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, काफी कुछ मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, चैप्टर के अंदर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से मुलाकात होगी। ठीक है।